स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स में। लेट्स लर्न टुगेदर। आज से हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट सिलेबस। इसमें हम लोग सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन करेंगे इंक्लूडिंग पेपर 1, पेपर 2 और इसमें हम लोग डिटेल में PYQ करेंगे ताकि आज तक किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं हम उसको प्रैक्टिस कर सकें। चैप्टर 1 है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, मतलब सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हम लोग एज अ सब्जेक्ट हम क्या समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है क्या? तो सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं। ये किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे हम ये समाज के बारे में पढ़ते हैं। समाज में क्या क्या हो सकता है, सोसाइटी में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे एक हमारा परिवार, हमारा स्कूलिंग सिस्टम, हमारा रिलीजन हमें इम्पैक्ट करता है। ये सब एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सोसाइटी में किस प्रकार से स्ट्रैटिफिकेशन है, किस प्रकार से इनइक्वालिटीज़ हैं, कैसे एक क्लास बेसिस पे, रेस बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे लोग एक दूसरे को छोटा या बड़ा साबित करते हैं। इस प्रकार से इनइक्वालिटी समाज में प्रिवेल करना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा एक सोसाइटी खुद कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डेवलपमेंट को देख रहा है, जैसे कैसे वेस्टर्न सोसाइटी, कुछ वेस्टर्न सोसाइटी आगे निकल जाते हैं, एशियन सोसाइटी पीछे हैं, तो इस प्रकार के चेंजेस क्यों रह जा रहे हैं, क्यों, इसको हम लोग सोशियोलॉजी के नज़र से पढ़ते हैं। साथ में एक सोसाइटी में, एक एडवांस सोसाइटी या एक बैकवर्ड सोसाइटी या फिर एक नॉर्मल सोसाइटी में किस प्रकार की कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, हम उसे सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। और साथ ही सोशल इंटरेक्शन, एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से जब इंटरेक्ट करता है तो वो किस प्रकार का रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, और साथ में दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस, एक दूसरे की अलग अलग आइडेंटिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी वेयर वी स्टडी सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी, सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट, कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, सोशल इंटरेक्शन एंड आइडेंटिटी। तो आगे जब हम लोग इस सब्जेक्ट को और पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये सारे टर्म्स आपको क्लैरिटी के साथ आएंगे। अभी फ़िलहाल ये शॉर्ट आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ कि सोशियोलॉजी में एक सोसाइटी के बारे में हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगला टॉपिक हमारा आएगा कि सोशियोलॉजी इज़ प्री एमिनेंटली द स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये 2016 में एक क्वेश्चन आया है कि सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी के बारे में ही पढ़ता है। हम इसमें मॉडर्न सोसाइटी के बारे में ही पढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ हैड एनलाइटमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। एनलाइटमेंट के कारण सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ है, इस पे आपको स्टेटमेंट देना है। इसको 2015 में पूछा गया। अब ये दो सवाल पढ़ने से हमें बहुत सारे क्वेरी होंगे कि पहला, ये मॉडर्न सोसाइटी मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, दूसरा एनलाइटमेंट क्या है, तीसरा ये इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, हम क्या, कहाँ से क्या इमर्ज हो गया। तो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में हम लोग सोशियोलॉजी में धीरे धीरे पढ़ के स्टार्ट करते हैं। इस एनलाइटमेंट वाले सब्जेक्ट, ये जो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, ये बार बार हर ऑल्टरनेट ईयर पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि ये पिक्चर ही 10 मार्क्स का है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर ऑल्टरनेट ईयर। तो ये इटसेल्फ में ये कीवर्ड्स ही अगर आप लिख देंगे तो 10 मार्क्स के लिए वर्ड्स आपके सफिशिएंट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले सोसाइटी, कहाँ का सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी। यूरोप में डार्क एज है। यूरोप में क्या है, डार्क एज है। अब ये डार्क एज मतलब क्या है, डार्क एज एक ऐसा पीरियड को बोला जाता है, कब, बिफोर 15th सेंचुरी। बिफोर 15th सेंचुरी एक ऐसा पीरियड है
जहाँ पे चारों तरफ समाज में एनार्की है, हर तरफ लूटपाट है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर यूरोप में अवेलेबल नहीं है। अब इस कारण से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि डार्क एज में क्या हो रहा है। डार्क एज में डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन है। डार्क एज में क्या हो रहा है कि फ्यूडल फ्रैगमेंटेशन हो चुका है। हर तरफ समाज में छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स एक दूसरे का एरिया को ऑक्युपाई करने के लिए, अपना एरिया बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो भी फ्यूडल लॉर्ड होंगे, जो उसके मशीनरीज होंगे, जो भी कॉमन पीपल होगा, वो उन पे वो अटैक करेगा और दोनों तरफ ही लॉस ऑफ ह्यूमंस होंगे। तो इस लॉस में क्या हो रहा है, फ्यूडल सोसाइटी चारों तरफ, कोई एक नेशन नहीं है, कोई बड़ा नेशन कोई नहीं है, छोटे 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 पार्ट में पूरा सोसाइटी बटा हुआ है। अभी इसके वजह से क्या हो रहा है, चारों तरफ मारपीट हो रहा है। अब इस मारपीट से बचने के लिए लोग क्या करेंगे, लोग चर्च में जाएंगे। वहाँ पे तो चर्च ही चलेगा यूरोप में, लोग चर्च में जाते हैं। अब इस चर्च में जाके जब बहुत सारे फॉलोअर चर्च में एकत्रित हो जाएंगे, तो वहाँ का प्रीस्ट जो बोलेगा वो सबको माननीय हो जाएगा। तो क्या होगा, रिलीजियस डोमिनेंस हो रहा है सोसाइटी में। कहाँ, डार्क एज के समय में रिलीजियस डोमिनेंस है। क्या हो रहा है यहाँ पे, चर्च जिस प्रकार के आदेश दे रहे हैं उस पे ज़्यादातर लोग मान रहे हैं, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स, जो किंग है वो फ्यूडल है, वो छोटा छोटा है, और जो एरिया में जो चर्च होगा ये काफ़ी बड़ा एरिया को ऑक्युपाई करेगा। तो ये सारे फ्यूडल लॉर्ड्स भी कई बार चर्च के आदेश को मानेंगे। अभी इसके वजह से क्या होगा, कल्चरल आइसोलेशन होगा। एक नेशन का एक कल्चरल आइडेंटिटी होता है, लेकिन एक छोटा छोटा फ्यूडल स्टेट में, छोटे छोटे राज्य में कोई कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट ही नहीं हो सकती है। तो रोमन एम्पायर के गिरने के बाद, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इनका कोई कल्चरल आइडेंटिटी तैयार ही नहीं हो पा रहा था। साथ ही इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, लोग अपना जीवन बचाने में ही लगे हुए हैं, तो कोई एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। लोग कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। इसके साथ ही इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन हो जाएगा। फिर जहाँ पे एजुकेशन ही नहीं रहेगा, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स कहाँ से पैदा होंगे, तो और इंटेलेक्चुअल्स नहीं मिलेंगे। अब वहाँ पे, अब इस तरीके के राज्य में जहाँ पे अधिकतर लोग मूर्ख हैं, जहाँ पर गरीबी छाई हुई है चारों तरफ, वहाँ पे लूटपाट ही होगा ना, वहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस होगा। तो फ्यूडल सिस्टम प्रिवेल कर रहा है और चारों तरफ इनइक्वालिटी रहेंगी। इसके साथ ही अब इतने सारे अनएजुकेटेड पीपल, अगर या इलिटरेट पीपल मैं कहूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सुपरस्टिशंस एंड डॉगमा फैल जाते हैं। तो चारों तरफ जो भी प्रीस्ट जिस प्रकार से भी आदेश दे रहे हैं उसको लोग मानते हैं विदाउट एनी रैशनल थिंकिंग। ठीक है, तो ये हो गया डार्क एज का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे चारों तरफ अंधकार है। अंधकार किस तरह का, सुपरस्टिशंस का, इनजस्टिस का, फ्यूडल लॉर्ड्स का, और विदाउट नो कल्चरल आइडेंटिटी का। अब इसकी वजह से होगा क्या, एनलाइटमेंट का रिक्वायरमेंट आ जाएगी। कोई तो समाज को उत्थान के लिए जन्म लेगा, तो इसमें अलग अलग, जैसे इंडिया में अलग अलग काइंड ऑफ फिलोसफर, सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय आए थे मॉडर्न इंडिया, वैसे ही वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे सोशियोलॉजिस्ट का राइज होगा, छोटे छोटे साइंटिस्ट का राइज होगा, जो धीरे धीरे नेचुरल साइंस की तरफ या सोशल साइंस की तरफ समाज को लेके जाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ था, फ्यूडल फ्रैगमेंटेशन से। फ्यूडल लॉर्ड्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो एनलाइटमेंट के समय पे क्या होगा, इंडिविजुअल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी आएंगी कि एक राजा का प्रजा के साथ किस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए, राजा के साथ किस प्रकार लोग इंटरेक्ट करेंगे, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर राजा सही बर्ताव नहीं करेगा तो प्रजा उसके अधीन नहीं रहेगी। इस प्रकार की लॉजिक वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज का जन्म होगा। इसके साथ ही जो रिलीजियस डोमिनेंस था कि लोग चर्च को फॉलो कर रहे थे, अब लोग सेक्युलर हो जाएंगे।
लोग धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे, ये धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के प्रति नहीं, वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करना चाहेंगे और हर प्रकार से उसकी क्रिटिक करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। इसके साथ ही जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे हम लोग रीजनिंग और रैशनलिटी का भाव लेके आने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे लोग उसका क्वेश्चनिंग कर सके कि अगर सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इस पे विचार करिए। ना कि आप उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस सूरज को पश्चिम में डूब जाना है और पूरब में फिर से कल सुबह निकल जाना है। इस पर ब्लाइंडली बिलीव ना करके इसको क्वेश्चन करिए। इसके साथ ही जो उनका कल्चरल आइडेंटिटी ख़त्म हो चुका था उसके ऊपर जो सोशियोलॉजिस्ट या इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बोलेंगे कि इन पे हम लोग को स्टडी करना चाहिए कि वाई दिस काइंड ऑफ डाउनफॉल इज़ देयर। पहले हमारे पास हमारी कल्चरल आइडेंटिटी थी, अब हमारे पास क्यों नहीं है। तो उसके तरफ हम लोग जब स्टडी करेंगे तो फर्दर एक कॉम्टे जो इसके फादर ऑफ सोशियोलॉजी जिनको हम लोग बोलते हैं कॉम्टे जी, वो सोसाइटी को पढ़ने के लिए, वो सोसाइटी का स्टडी करने के लिए पॉजिटिविज्म का इनिशिएट करेंगे। कॉम्टे पॉजिटिविज्म की थ्योरी देंगे। अभी यहाँ पे लास्ट है कि ह्यूमन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पे इंटेलेक्चुअल फोकस करेंगे कि हम लोग किसी जानवर की तरह नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य की तरह इम्प्रूवमेंट के लिए बने हैं। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट के साथ इंटेलेक्चुअल्स खुद का इंडिविजुअल अपना अस्तित्व को खोज रहा है कि वाई वी आर हेयर। लास्टली जो इनइक्वालिटी है उसको एग्जामिनेशन करेंगे कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन होगा। और इन सब के साथ इमरजेंस ऑफ मॉडर्निटी होगा कि ये जो सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं उसको हम लोग ख़त्म करेंगे और उस ख़त्म करके जो कंक्लूज़न आएगा उसको हम लोग मॉडर्निटी का नाम देंगे। ठीक है। अभी ये मॉडर्निटी में क्या क्या फीचर्स क्या क्या है, ये मॉडर्निटी में क्या क्या फीचर्स हैं। तो मॉडर्निटी का स्टार्ट कहाँ हुआ है, तो यूरोप के ब्रिटेन में 1688 में एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था जहाँ पर जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीवाद लोग हैं, जो अमीर लोग थे, उन्होंने बोला कि राजा को अपना सारा पावर हमें दे दो ड्यू टू यू आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस और आपकी मदद केवल मैं करूँगा। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है कि राजा को के सारा पावर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया गया 1688 में। और इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट फोर्सेस का डेवलपमेंट आएगा कि अधिक से अधिक मार्केट बनाए जाएंगे। क्या होगा कि हमें अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है। ये जो पार्लियामेंट में अलग अलग कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीवादी लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, अपने लिए मार्केट्स खोजेंगे। मार्केट्स खोजने के लिए क्या करेंगे, वो मार्केट्स खोजने की से क्या होगा, वो और प्रोडक्शन बढ़ाने चाहेंगे। और प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा। रिवॉल्यूशन किस बात का, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंस की तरफ लोग और बढ़ेंगे ताकि लोग और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ की स्थापना होगी। तो एट द बिगनिंग कैपिटलिज्म से ये बात स्टार्ट होती है और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ती है। सो कुछ ये तो इकोनॉमिक चेंजेस थे। इसकी वजह से सोशल चेंजेस भी आएंगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी बढ़ेगा। जहाँ पे इंडस्ट्री रहेगा वहाँ पे क्लस्टर में लोग ज़्यादा रहना शुरू करेंगे। अलोंग द इंडस्ट्रीज हमें ज़्यादा वर्कमैन चाहिए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस पॉपुलेशन डेंसिटी में काम करने वाले अधिक से अधिक लोग मिडिल क्लास रहेंगे। जो काम करने वाला व्यक्ति रहेगा वो गरीब रहेगा या तो मिडिल क्लास रहेगा, वो अमीर तो रहेगा नहीं जो उस इंडस्ट्री में काम करेंगे। इसके अलावा ये जो पहले सोसाइटी आपका एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया था ड्यू टू दिस डार्क एज, अब वहाँ पे सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जाएगा ताकि लोग अपने घर से निकल के और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। अगर हम चर्च को ही बात मानते चले जाएँ तो हम लोग शायद और अधिक काम पे फोकस ना करें, हम अपने घर में चुपचाप बैठे रहेंगे, हम अपना भगवान करते रहेंगे और हम लोग और ज़्यादा काम करने के लिए विचार नहीं करेंगे। इसलिए सेकुलराइजेशन को प्रमोट किया जाएगा। और ये जो राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगा उसकी वजह से क्या होगा, अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगा, लोग शहर की तरफ मूव करेंगे।
इनकी वजह से कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी आएंगे, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से डेमोक्रेसी, लिबर्टी जैसे थॉट्स मार्केट में प्रिवेल करेंगे। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। और इसकी वजह से क्या होगा, मनुष्य अपना डिमांड जब रेज करेगा तो उसे अपना अधिकार मांगने का हक भी मांगेगा वो। तो ये डेमोक्रेसी और लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट मार्केट में आएंगे। अभी इसकी वजह से होगा क्या, कुछ इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे सोसाइटी में, कुछ इकोनॉमिक उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि मार्केट में नए नए प्रकार के क्राइम्स आ जाएंगे, जैसे कि सुसाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सुसाइड रेट बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाएंगे, लोग अपने पेरेंट्स का टेक केयर करना बंद कर देते हैं इस केस में। और इस प्रकार के अलग अलग स्लेवरी का रूप चेंज हो जाएगा दूसरे प्रकार में। लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो करेंगे, लोग स्लेवरी के जगह पे अनपेड लेबर के ऊपर फोकस करेंगे। तो इस प्रकार के क्राइम्स बढ़ जाएंगे। साथ ही पुअर लिविंग कंडीशंस और बढ़ता चला जाएगा, गरीबी ज़्यादा दिखने लगेगी। एक एरिया में जो इंडस्ट्रियल है उसको ग्लो वेज पे जब आप काम कराएंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, गरीबी दिखना ज़्यादा गरीबी दिखेगी। साथ में मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस बढ़ जाएंगे कि मुझे थोड़ा सा पैसे कमा करके थोड़ा तरक्की भी तो करना है, तो उनके एस्पिरेशंस बढ़ जाएंगे। और इसकी वजह से अमीर और गरीब का बीच का डिस्टेंस, स्ट्रक्चरल डिवाइड दिखने लगेगा। साथ ही सोशल चेंजेस क्या आएंगे, इस इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए आइदर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय ओवर वर्किंग करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। न्यू फेस ऑफ प्रॉपर्टी दिखेगा कि गरीबी एक अलग प्रकार से दिखेंगी, न्यूक्लियर फैमिली डेवलप होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा और फेथ इन रिलीजन भी डिक्लाइन हो जाएगा। लोग धर्म पे विश्वास करना कम कर देंगे। तो ये चैलेंज है एक प्रकार का सोसाइटी के लिए। जब लोग रिलीजन पे विश्वास करना कम कर देते हैं तो डिप्रेशन बढ़ जाता है। फिर इसे भी कोई इंटेलेक्चुअल ही प्रूफ करके दिखाएगा आपको इन लेटर स्टेज। तो साथ में पॉलिटिकल चेंजेस भी आएंगे कि कोई राजा ही नहीं है समाज में, तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट चला रहा है वो क्या है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो वो पैसा कमाने के लिए क्या करेगा और अधिक से अधिक तरीके से लोगों से काम करवाना चाहेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, लोग डिप्रेस ज़्यादा रहेंगे, सुसाइड ज़्यादा रहेगा और अलग अलग प्रकार के क्राइम्स भी बढ़ जाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या है, इन सब से बचने के लिए पहला क्या हो रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रहा है ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए लोगों का। और दूसरा क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल्स इस समाज को डाउनफॉल को रोकने के लिए वो कुछ सॉल्यूशंस लेके आएंगे, इसके कॉज बताएंगे और इसके इफेक्ट बताएंगे कि समाज का डाउनफॉल क्यों हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए। इसी को हम लोग इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। हम लोग इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। अभी इसमें उस समय पे क्या था, जब इकोनॉमी बेस्ड सिस्टम था, तो एडम स्मिथ जी ने बोला, वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने बोला कि लेज़र फेयर ब्रॉट द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एजेंसीज से फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। ये इकोनॉमिस्ट से हर्बर्ट स्पेंसर सोशियोलॉजिस्ट हैं। वो क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, सोशल डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लोग सोशियोलॉजी के साथ वो इंटीग्रेट कर रहे हैं कि जैसे समाज तरक्की कर रहा है, जैसे डार्विज्म बोलता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, तो वैसे ही सोसाइटी भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। सोसाइटी भी अपना बेस्ट रूप को अचीव करना चाह रहा है। तो यही इमरजेंस ऑफ इन्हीं सब बेस के आधार पे सोशियोलॉजी का इमरजेंस होता है। तो हमने क्या क्या देखा, मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, मॉडर्न सोसाइटी के ये सारे फीचर्स हैं। और इसमें एनलाइटमेंट क्या हो रहा है, एनलाइटमेंट में हम लोगों ने देखा ये फीचर्स। नेक्स्ट स्लाइड में आपके टेबल में हमने दिखाया कि एनलाइटमेंट में क्या क्या होता है और उसकी वजह से इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी होता है। फाइनली अभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से आपको क्या क्या बोल रहे हैं। तो एनलाइटमेंट थिंकर्स मानते हैं कि इस धरती को इम्प्रूव करने के लिए, इस वर्ल्ड को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मनुष्य का मानसिक शक्ति काफ़ी है।
ह्यूमंस उसके साथ अगर रीजनिंग किया जाए तो हम इस वर्ल्ड को और बेटर बना सकते हैं। कल्चरल आइसोलेशन है तो हम बोलते हैं कि कल्चरल इंटीग्रिटी के लिए हम लोग शिफ्ट फ्रॉम फेथ बेस्ड एक्सप्लेनेशन टू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, हम लोग डाटा बेस्ड अगर बात करेंगे तो फिर हम अधिक अच्छे तरीके से अपने कल्चरल आइडेंटिटी को पहचान पाएंगे। इसके साथ ही फ्यूडल लॉर्ड्स की वजह से फ्रैगमेंटेशन है, तो सोसाइटी क्या चाह रहा है, सोसाइटल डायनेमिक्स क्या है, इंडिविजुअल राइट्स क्या है, सोसाइटल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, इस प्रकार का अगर मैं रिलेशन डेवलप करूं कि सोसाइटी और एक इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन क्या है, एक किंग और उसके सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस प्रकार के सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं डेवलप करूं तो हम अपने सोसाइटी को फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सोसाइटल रिलीजियस डोमिनेंस अगर है तो उसको हम लोग सोसाइटल नॉर्म्स को हमें रिलीजन के आगे जाके देखना होगा, तो हमें रिलीजियस एक्सप्लेनेशन को छोड़ करके रैशनल थिंकिंग करते हुए सोचना होगा। इसके साथ एक इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन आ गया था मार्केट में और नए नए प्रकार के विचारधाराएं नहीं आ पा रहे थे, तो ऑगस्ट ने इंट्रोड्यूस किया थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन कि समाज की तरक्की होती आ रही है और उसके मल्टीपल स्टेजेस हैं और हमारा भी समाज डेवलप करेगा फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। साथ ही जो हमारा समाज में इनजस्टिस फैला हुआ है तो उसके हमें लिए पावर डायनेमिक्स और क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हम समाज में इक्वालिटी ला पाएंगे। और इन्हीं सब के साथ एट द एंड मॉडर्निटी आएगा, जिसके फीचर्स क्या क्या हैं, रैपिड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस सच एज अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशन स्टेट्स, न्यू सोशल प्रॉब्लम्स, सिस्टमैटिक स्टडी एनालिसिस, इस प्रकार के फीचर्स के साथ मॉडर्निटी का उत्पत्ति होगा। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आ चुका था कि what aspects of enlightenment do you think paved the way for emergence of sociology? कैसे enlightenment ने सोशियोलॉजी का रास्ता दिखाया, तो इसके ऊपर हमने सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया है। एनलाइटमेंट की वजह से सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का विकास हुआ जो कि हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग द सोशल फेनोमेना थ्रू ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड थ्योरेटाइजेशन। इसी के साथ हमारा आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सोशियोलॉजी क्या आज ही उत्पन्न हुआ है, सोशियोलॉजी रिसेंट ओरिजिन है, लेकिन क्या सोशियोलॉजिस्ट आज से हैं या पहले भी कभी थे, तो हम बोल सकते हैं कि इट वुड बी रॉन्ग टू से मॉडर्निज्म वाज द ओनली इम्पेटस ऑफ द राइज ऑफ डिसिप्लिन। समाज में सोशियोलॉजिस्ट पहले भी थे, प्लेटो और कौटिल्य जैसे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसके अलावा और भी इस पे हाईलाइट करते हुए सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन उत्पन्न करने में मदद किया है। तो सोशियोलॉजी एज अ ओरिजिन भले ही आज है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट आज से पहले भी थे, अनंत काल से थे और रहेंगे। तो इसी के साथ हम आपका ये टॉपिक आज ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, अगर कोई डाउट हो और आपको कुछ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।